आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, चंद्रपुरी नगरी में शत्रुजीत नाम का राजा राज्य करता था। शत्रुजीत जैसा नाम वैसा राजा का काम। अड़ोसी पड़ोसी राज्य के राजा भी शत्रुजीत राजा की युद्ध कौशलता का लोहा मान चुके थे। इसलिए सहसा कोई भी सपने में भी विचार नहीं करता था कि चंद्रपुरी नगरी पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि राजा शत्रुजीत उसकी विचक्षण बुद्धिमत्ता के कारण से और राज्य के प्रति समर्पण भाव जो राजा शत्रुजीत का था, जिससे कि उसकी नगरी के प्रत्येक लोग सुख और चैन की बंसुरी बजाते थे। किसी को किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। पर इसी बीच नगर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चोरियां होने लगी। राजा शत्रुजीत प्रजावत्सल्य थे। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी प्रजा को सुख और चैन की गहरी नींद में सोते हुए देखना चाहते थे। उद्विग्न उनकी नगरी में कोई नहीं रहे, ऐसी उनकी अपेक्षा थी, ऐसी उनकी भावना रहती थी। अतः राजा रात्रि के समय में अपना वेश परिवर्तित कर, साधारण वेशभूषा को धारण कर, कभी वे किसी भिखारी का वेश धारण कर लेते, कभी किसान का वेश धारण कर लेते और नगर की परिक्रमा करते रहते थे। कभी किस गली में चले गए, कभी किस वीथी में चले गए, कभी किसी राजमार्ग से चले गए और देखते रहते थे कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट से परेशान तो नहीं है। और दूसरे दिन राजसी वेशभूषा के अंदर अपने सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होने के पश्चात रात को देखी गई समस्या का वे निराकरण करते थे। प्रजा यही सोचती थी कि हमारा राजा कितना दयालु है, प्रजा का कितना ख्याल रखता है। पर इसके पीछे राजा जो रात्रि के अंदर साधारण व्यक्ति की वेशभूषा को धारण करके नगर की विविध गलियों में जो घूमते थे, उसी का एक परिणाम था। पर राजा की इस बात को बहुत कम मंत्री वगैरह ही जानते थे कि राजा स्वयं भी रात्रि को जनता जनार्दन की टोह लेते रहते हैं। एक दिन राजा अपनी साधारण वेशभूषा, मलिन कपड़े पहने हुए थे, मट्टी से उनका शरीर सना हुआ था। कोई भी यदि देखे तो ऐसा लगता था जैसे कोई किसान हो और बहुत परेशान हो, जानो उसकी सब कुछ लुटिया लुट चुकी हो। इस तरह की वेशभूषा और इस तरह के हाव भाव अपने चेहरे पे रखकर नगर की गलियों में घूमने के लिए, नगर निवासियों की परेशानियों को देखने के लिए वे चल पड़े। अचानक एक संकरी गली के अंदर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा चार परछाइयां आपस में कुछ फुसफुसा रही है। महाराज शत्रुजीत भी एक पेड़ की ओट में अपने कानों को सजग करते हुए उनकी अस्पष्ट आवाज को समझने की कोशिश करने लगे। बहुत जल्द राजा को समझ में आ गया कि ये चारों चोर है, क्योंकि रंगा कह रहा था कि भाई चार चोर, रंगा, चमन, रतन और फकीरा। रंगा ने कहा कि देखो, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चमन ने कहा, गलती कोई जानबूझ के नहीं करता है।
हम अपनी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि समय निकल जाता है और कोई ना कोई राजा का प्रहरी हमें देख लेता है तो हमें भागना पड़ता है। पर आज तक हम किसी भी सिपाही के चुंगल में फंस नहीं पाए हैं। क्या ये हमारी विचक्षणता नहीं है? रतन ने कहा कि देखो भाई, व्यर्थ के अंदर समय बर्बाद करने में कोई सार नहीं है। सोचो कि आज हमें कहाँ हाथ मारना है। फकीरा जो अब तक की मौन था, उसने कहा बात तो पते की है, आज हम ऐसी जगह चोरी करें कि कम से कम फिर 2-3 महीने तक हमें चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, बड़ा हाथ मारे। इतने में राजा उन चारों के पास पहुंच गया। चारों एकदम संभल गए। ये इस तरह से आया जैसे कोई राहगीर चलता हो, इसलिए इन चारों को इतना डर भी नहीं लगा, भयभीत भी नहीं हुए और मन में सोचने लगे कि कोई भटका हुआ राहगीर है। इसने कहा भाई तुम कौन हो? चारों ने कहा तुम्हें इससे क्या? अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं कोई पराया हूं, मैं भी तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। पर ठीक है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मतलब? अरे भाई, मैंने दूर से ही तुम्हारी बातें सुन ली, मैं भी चोर हूं और मैंने भी बहुत बड़े बड़े हाथ मारे किसी जमाने के अंदर, पर आजकल मेरी किस्मत रूठी हुई है। अकेला हूं, क्या कर सकता हूं। पर जब कोई ग्रुप मिल जाए तो उसमें काम आसान हो जाता है। इसीलिए मैं भी इसी टोह में था, इसी शोध में था कि कोई ना कोई गिरोह ऐसा मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं सम्मिलित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो तुम चोर हो, बताओ तुमने कहां कहां चोरी की है? बताने के बजाय, अपनी वाणी से बखान करने के बजाय मैं कुछ प्रैक्टिकल में ही करके दिखाने की कोशिश करता हूं। इसलिए तुम ये मत पूछो कि मैंने क्या क्या किया है। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में बातें की। फकीरा ने कहा कि तुम यदि सचमुच में चोर हो तो तुम्हें कुछ तो प्रमाण देना पड़ेगा। उसके बिना हम अपने गिरोह में कैसे शामिल करेंगे, कैसे सम्मिलित करेंगे? मैंने तो राज खजाने के अंदर भी चोरी की थी, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं पकड़ा गया। इसीलिए तो कहता हूं कि मैं किसी गिरोह की तलाश में था। रंगा बहुत जोरों से आसा तुम और राज खजाने की ऊंची उड़ाने मारने की कोशिश कर रहे हो यार। तुम तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, भला वहां जाने के लिए और वहां पे चोरी करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। तुम कैसे क्या चोरी कर सकते हो वहां पर? राजा ने, जो कि अपने आप को अभी तक छद्मवेश के अंदर छुपा के रखा था, कहने लगा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं मैं कुछ करके बताऊंगा। पहली बार मैं तुम्हें कुछ करके बताऊंगा, उसके बाद में तुम मुझे अपने ग्रुप में सम्मिलित करना। चमन ने कहा यह बात तो सही कह रहा है, क्यों नहीं आज हम जहां पर भी प्लान बनाते इसको भी साथ लेकर चले। अब चारों चोर उसके साथ इतना घुल मिल गए थे कि सहज ही उन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया था। अब राजा ने कहा कि तुम एक एक करके, तुम्हारे अंदर इतनी क्या काबिलियत है जो तुम सोच रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बिना काबिलियत के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और संगठन के अंदर ताकत होती है, ये बात तो मैं भी जानता हूं। इसीलिए तुम्हारे साथ सम्मिलित होने के लिए आया हूं। ढूंढ रहा था और आज मेरा भाग्य जग गया कि तुम लोग मिल गए। कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई गुण हर एक में होता है। तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो मैं भी तुम्हारे साथ सम्मिलित होने के लिए सोचूं? फकीरा ने कहा तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे
घ्राणांद्रिय की शक्ति इतनी पावरफुल है, मेरी नासिका इतनी तीक्ष्ण और तेज है कि कहीं पर भी सोना चांदी माणिक मोती हीरे जवाहरात गड़ा हो, वो सूंघ के पता लगा सकता है कि सारा माल सारा धन कहां पर है। मेरी नासिका से ही पता चल जाता है। मेरी मतलब सूंघने की ताकत इतनी जबरदस्त है, वो किसी के अंदर नहीं है। राजा ने कहा, वाह, तुम तो गुप्त भंडारों को भी मतलब आराम से खोज सकते हो। सचमुच में काबिले तारीफ है। इसके पश्चात चमन ने कहा, मैं भी पशु पक्षियों की भाषाओं को जानता हूं, चाहे फिर वो कुत्ता हो, गधा हो, बकरी हो, बिल्ली हो, शेर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मोर हो, तोता हो, मैना हो, ये जो भी बोलते हैं मैं समझ जाता हूं, मानो मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अरे वाह, राजा ने कहा, तुम्हारा भी गुण अद्वितीय है, तुम तो प्रकृति को अपने साथ लेकर चल रहे हो। बहुत खूब, हमें तो पहले से ही आभास हो जाएगा कि कहां पे कुछ खतरा है या नहीं है। प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे रही है, मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। अब रंगा बोला, अपने पीछे से उसने एक लंबी तार निकाली और कहा कि जो तार देख रहे हो ना, ये तार दुबली पतली है पर काम बड़े बड़े करती है। ऐसा संसार में कोई ताला नहीं बना हो जो ये मेरी तार आराम से चुटकियों के अंदर खोल सकती है। कैसा भी ताला हो, चाहे वो गोदरेज का हो, तांबे का हो, पीतल का हो या कैसा भी हो, इस तार के अंदर वो ताकत है। राजा ने कहा कि वाह, मान गए, तुम तो मतलब एक तरह से तुम्हारे हाथ के अंदर जादू है, जो तुम्हारे हाथ का इशारा समझकर ये तार भी अच्छे अच्छे को खोल देगी। बहुत खूब। अब रतन भला कहां चुप रहने वाला, उसने कहा कि भाई, मैं अंधेरे में भी यदि किसी को देख लूं तो उसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मेरी आंखें अंधेरे के अंदर भी एक बार किसी को देख ले, फिर वो दोबारा नकाब के अंदर आ जाए या अपना चेहरा चेंज करके आ जाए, मेकअप करके आ जाए, फिर भी मेरे आंखें उसका स्कैन कर लेती हैं, उसको एक सेकंड के अंदर पहचान जाए। राजा थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर बोले कि सचमुच में तुम्हारी जो दृष्टि है वो धोखा नहीं खा सकती है। अंधेरे के ऊपर भी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया गुण है। चलो, मजा आएगा। बोलो, अब आज कहां हाथ साफ करना है? चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो फकीरा बोला कि भाई, हमने तो चारों ने अपना अपना गुण तुम्हें बता दिया, पर तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं कि तुम कौन हो, कहां कहां चोरियां की है, तुम्हारे अंदर भी कौन सा कोई गुण है या नहीं है। क्योंकि खासियत तो सबके अंदर होती है, पर ये हमारे गुण अद्भुत है। राजा ने कहा, हाँ, तुम्हारे गुण तो सचमुच में अद्भुत है, पर जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मैंने राजकोष के अंदर भी, राज खजाने के अंदर भी चोरी करने की कोशिश की पर पकड़ा गया। पर मेरा एक गुण जो है मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी आंखें सिर्फ एक बार इशारा कर दे तो यदि हम किसी संकट में हो, पकड़े गए हो, या कोई भीषण विपत्ति आ गई हो, या कोई बड़ी सजा हमें मिल गई हो, तो मेरी आंख के एक इशारे से वो सजा भी टल सकती है। क्या बात करते हो? ये तो चमत्कार है।
यदि ऐसा है तो हम चारों के गुणों से भी सर्वश्रेष्ठ गुण तो तुम्हारा है। हम तो बिंदास होके फिर चोरियां कर सकते हैं। राजा ने कहा, हां, यही गुण मेरे अंदर है और इसीलिए मैं बच के आया हूं। मुझे सजा नहीं हुई, जबकि राजकोष के अंदर पकड़े जाने के बाद तो मृत्यु दंड मिल जाता है। अब चारों ने कहा कि वाह, अब हम 5 हो गए, हमारी ये मुट्ठी अब बंद हो गई ना, तो कोई इसे खोल नहीं सकता है। राजा ने कहा, तो फिर क्या सोच रहे हो? अब छोटा मोटा हाथ नहीं मारना, राजकोष के ऊपर ही हाथ साफ करना है। चमन और रतन एक साथ बोले, ये हुई ना कोई मर्दों वाली बात, अब मजा आएगा। हमने आज तक सोचा नहीं, आज वो काम कर गुजरेंगे। देरी किस बात की, चलो फिर। चारों चोरों के साथ राजा भी मन ही मन कुछ प्लानिंग करते हुए उनके साथ साथ चले जा रहा था। अलग अलग विधियों से गुजरते हुए राजकोष जिधर है उस तरफ चलने लगे। इतने में एक गली में से कुत्ता जोरों से भौंकने लगा। अब कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनते ही रंगा ने चमन की तरफ इशारा किया कि क्या बोल रहा है। चमन ने ध्यान से सुना, जो कि पशु पक्षियों की भाषाओं को जानता था। वो कहने लगा, ये कुत्ता कह रहा है कि हमारे साथ राजा खुद चल रहा है। एक साथ फकीरा और रंगा दोनों हंसने लगे कि चमन तू क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, भला राजा हमारे साथ क्यों चलेगा? अरे वो तो आराम से अपनी राजशैया के ऊपर मस्ती से सो रहा होगा। इस समय में राजा हमारे साथ कैसे? तेरा कुत्ता ज्ञान इस बार गलत बता रहा है। जोरों से हंसने लगा, पर राजा के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा कि ये तो सचमुच में जबरदस्त कला है, पशुओं की भाषाएं जान रहा है। रतन ने भी कहा कि चमन, तू इस बार कुछ गलती बया दे रहा है। भला कुत्ता भी इस तरह से बोलेगा क्या कि राजा हमारे साथ चल रहा है? अरे हम सब चोर हैं। राजा ने कहा, देखो दोस्तों, फालतू की बातों में समय मत करो, क्योंकि भूखा जो रहता है ना, मुझे तो लगता है कुत्ता बहुत दिनों से भूखा है, इसीलिए भौंक रहा है। भूखा आदमी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, जो मन में आया वो बड़बड़ाता है। उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। सभी ने कहा, बात सही कह रहे हो तुम, और सभी चल पड़े। अब जैसे ही राजमहल के गुप्त दरवाजों से राजा और ये चारों चोर जाने लगे, तो फकीरा बोल उठा सुनते ही कि बस अब राज खजाना हमसे दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुके हैं हम। राजा समझ गया, जो गुप्त खजाना मैंने छुपा के रखा है प्रजा के लिए, इसको उसकी महक आ गई, इसको उसकी खुशबू आ गई। सचमुच में इसकी घ्राणेंद्रिय जबरदस्त है, सूंघने की ताकत अद्भुत है। राजा मन ही मन खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि चारों को मैं बराबर अपने जाल में फंसाए जा रहा हूं। राजा बुद्धिमान था, विचक्षण प्रतिभा का धनी था। अब जैसे ही गुप्त मार्ग के रास्ते से ये पांचों लोग पहुंचे, तो सामने खजाने के ऊपर एक बड़ा लोहे का ताला दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। अब बारी आई रंगा की। रंगा ने अपना वो तार पीछे से निकाला, जो कॉलर के पीछे सीधा गाड़ के रखा था उसने कमर तक। उस तार को उसने गोल इस तरह से पिरोया, ताले का मेजरमेंट लेके हल्के से उसने उसके अंदर डाला। राजा और ये तीनों चोर देखे जा रहे थे। उसने हल्का सा घुमाया, ताले ने अपनी गर्दन लटका दी, ताला खुल गया।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, जबरदस्त, इनके अंदर इतनी कला होने के बावजूद भी इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। काश इन चारों ने इन कलाओं का सदुपयोग किया होता तो आज क्या होते। मजबूरन इनको चोरी करनी पड़ रही है। खैर, ताला खुलते ही जब दरवाजा उन्होंने खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे, मानक, मोती, स्वर्ण, अशर्फियां ढेर लगे हुए थे। उनकी चमक से ही पूरे भंडार गृह के अंदर उजाला हो चुका था। अविलंब फटाफट सबने अपने अपनी बोरियों के अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात भरने शुरू कर दिए। राजा भी उनका देखा देख भरे जा रहा था। जब सबकी बोरियां भर गई और सबने सोचा कि अब तो हमें 3-4 महीने क्या, कम से कम 20-25 साल तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सारा खजाना हमने लूट लिया है। मन ही मन अपनी चोरी के ऊपर गौरवान्वित होते हुए चारों फुसफुसा रहे थे। राजा भी कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। जब सबके सब फकीरा के पास इकट्ठा करके रख दिया गया तो फकीरा ने बराबर लेवल करके 5 बोरियों को सबको देते हुए, अपना हिस्सा भी लेते हुए, उसने राजा को भी जब बोरी दी तो राजा ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं। अरे तुम कैसी बात करते हो, तुमने हमारा साथ दिया है, आज मैंने पहले ही कहा था, आज के दिन तुम मुझे देखो, परखो और उसके बाद में आपके गिरोह में शामिल करो, मुझे जरूरत नहीं है। सबने अपने कंधे इस तरह से उचका कर कहा हमें क्या। राजा ने कहा ये मेरा चुराया हुआ माल भी आज तुम चारों बांट लो। बहुत आश्चर्य की बात, तुम सचमुच में कमाल के हो। इसी बीच जब राजा की बोरी में से चारों बांटने लगे तो राजा ने एक एक करके पूछा, यदि ऐसा ही हाथ हमें फिर कभी मारना पड़ा, अब तो मैं तुम्हारे अंदर सम्मिलित हो गया हूं, पर अगली बार मैं भी जरूर लूंगा तुम्हारे हिस्से के अंदर, पर तुम मुझे मिलोगे कहां। फकीरा ने कहा जो नगर के बाहर सराय बनी है ना, बस उसको लग के ही मेरा घर है, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। इसी तरह से रतन ने, चमन ने और रंगा ने, तीनों ने भी अपने अपने पते बता दिए। इस तरह से सहज बात हो गई कि भनक ही नहीं लगी किसी को कि ये चोर चोर नहीं राजा है। सभी वहां से बाहर निकल गए और सुरक्षित यथास्थान जिसके उसके रवाना हो गए। राजा भी अलग अलग रीतियों में घूमता हुआ फकीरों की तरह अपने राजभवन में आ गया। दूसरे दिन पता चला कि राजकोष के अंदर चोरी हो गई है। हाहाकार मच गया। सभी मंत्री, संतरी, सामंत इकट्ठे हो गए। नगर के अंदर आग की तरह यह बात फैल गई। कोतवाल शक की नजर से सभी की तरफ देखे जा रहा है। आज तो इन चोरों की हिम्मत देखो, राज खजाने को भी लूट कर लेके चले गए। राजा चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। आखिर राजा को जोर से हंसी आ गई और राजा ने कहा कि ये चोरी किसने की मुझे सब पता है। अब सबके कान खड़े हो गए। राजा को पता है। राजा ने कहा कि जाओ, फकीरा नगर के बाहर जो सराय है उसको लग के ही जो घर है उसी में रहता है, उसका नाम फकीरा है। इसी तरह से रतन, चमन और रंगा, इन तीनों के भी एड्रेस बता दिए। फटाफट आनंद फानंद में सैनिक पहुंचे और इन चारों को पकड़कर राज दरबार में हाजिर कर दिया। अब चारों के चारों जब वहां पर आ गए, रतन का ध्यान अचानक राजा की आंखों की तरफ गया।
राजा को जब देखा, अब राजा अपनी वेशभूषा में था, जो कि अंधेरे में भी किसी को एक बार देख ले तो उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। जैसे ही उसकी आंखें राजा की आंखों के अंदर स्कैन करने लगी, वो फुसफुसाया। फकीरा, चमन और रंगा उसको सुनने लगे और कहने लगे कि ये राजा और कोई नहीं, हमारे साथ जो रात को चोरी कर रहा था वही है। फकीरा, चमन, रंगा एक साथ बोले, क्या बात करता है? पर राजा हमारे साथ चोरी क्यों करेगा? हो सकता है हमें पकड़ने के लिए राजा ने प्लान किया होगा। वापस चुप हो गए। अब एक एक को एक एक बात याद आने लगी। फकीरा ने कहा कि मैंने कहा था ना, कुत्ता कह रहा था कि हमारे साथ राजा चल रहा है, मेरा ज्ञान झूठा नहीं था। चमन ने कहा कि सही बात है। फकीरा ने जब चमन को कहा कि इस चमन का ज्ञान झूठा नहीं था, फकीरा ने कहा कि मैंने भी सूंघ के बता दिया था और राजा बराबर उसी दिशा में चल रहा था जिस दिशा में खजाना था, क्योंकि मेरी नाक तो मुझे बता रही थी, पर राजा को कैसे पता खजाना इस तरफ है? चमन का ज्ञान भी सही था, पशु पक्षियों की भाषा जानने वाला कुत्ते ने भौंक के कह दिया था। अब एक एक कर सबको अपनी अपनी बातें याद आने लगी। अब क्या हो सकता है? चारों ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अनुनय विनय करने लगे। राजा जोरों से हंसा और कहने लगा, तुम अद्वितीय गुणों के धारक हो और तुम्हारे लिए सजा कारावास नहीं है। तुमने मेरे दिलों को जीत लिया है, तुम चारों मेरे दिल में बस चुके हो, पर तुमने अपनी कला का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग किया है। खैर, सजा तो होनी चाहिए, पर तुम्हें सजा नहीं, आज मैं तुम्हें पारितोषिक दूंगा, क्योंकि आज के बाद हो सकता है तुम्हारी कोई मजबूरी हो, इसी वजह से तुम चोरी कर रहे हो, पर आज के बाद तुम्हें चोरी करने की नौबत ही नहीं मिलेगी। सभी के कान खड़े हो गए। राजा किस तरह का न्याय कर रहा है? राजा ने फिर अपनी बात, रात को किस तरह से मैं इनके गिरोह में सम्मिलित हुआ, किस तरह से इनके गुणों को मैंने जाना और किस तरह से मैंने ही प्रस्ताव रखा कि छोटा मोटा हाथ नहीं, आज राज खजाने के अंदर ही अपन हाथ मारते हैं, और हमने राज खजाने को लूटा। अब फकीरा, जो कि सूंघने की अद्वितीय कला को जानता है, भाई ये तो हमारे दुश्मनों के कहां खजाने छुपे हुए, यदि हमने उनके ऊपर विजय पताका हासिल कर ली, दुश्मनों को हमने जीत लिया, दुश्मन राज्य के ऊपर अपनी पताका फहरा दी, तो ये तो मिनटों के अंदर वहां के सभी खजानों का पता लगा सकता है। तो क्यों नहीं हम इसे खजांची का रूप बना दे? हमारे गुप्त खजानों की रखवाली यही कर सकता है, गुप्त भंडारों तक ये पहुंचा सकता है हमें। आज से इसे भंडारी का पद हम देते हैं। तालियां बजने लगी। रंगा, जो कि ताले को आसानी से खोल सकता है, ये तो शत्रुओं के दुर्ग के अंदर जब हमारा प्रवेश निषिद्ध हो जाता है, बड़े बड़े दरवाजे नहीं खुलते क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े ताले लगे रहते हैं, ये तो मिनटों में उन तालों को भी खोल सकता है। तो क्यों नहीं हमारे भंडार के बाहर शत्रुओं के दुर्ग को खोलने की ताकत रखने वाले, इसको हम खजांची की पदवी दे दे। भंडारी के बाद में खजांची, अलग अलग भंडार द्वार है हमारे, उसको ये पदवी दे दे। हमारे भंडार में से एक इतनी सी भी चोरी हो नहीं सकती है, और शत्रुओं के भंडारों के ताले भी ये खोल सकता है। अब चमन, जो पशु पक्षियों की भाषा जानता था, यदि इसे हमने हमारे राज्य के पशुधन
का संचालन करने के लिए रख दिया, पशुधन पूरे के पूरे इसके ताबे में दे दिया, तो इससे अच्छा और कौन होगा जो पशुओं की भाषा समझता हो। सभी राजा के न्याय के ऊपर एक के बाद एक खुशियां मना रहे थे और तालियां बजा रहे थे, और रतन जो कि अंधेरे में भी किसी को एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता है, ऐसे रतन को क्यों नहीं हम पूरे राज्य का प्रहरी बना दें, जो कि एक बार किसी को देख लेगा तो भूलेगा नहीं। वाह वाह, राजा का जय घोष करते हुए, जिस तरह से नाम था राजा का शत्रुजीत, उसने शत्रुओं को ही नहीं अपने राज्य के अंदर जो इतना ज्ञान, इतने अद्भुत अद्वितीय गुण होने के बावजूद भी जो अपने गुणों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली, और राजा ने उनका अपनी राज्य की धुरा को सुचारू रूप से वहन करने के लिए भार सौंप दिया, जिम्मेदारियां सौंप दी। दोस्तों, व्यक्ति के ऊपर रहता है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलती करता है, पर उस गलती को सुधारने के लिए यदि हमें सही मार्गदर्शक मिल जाए तो गलतियां समाप्त हो जाती हैं, और वे ही गुण विकसित करके हम अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। देश के हित में, प्रजा के हित में, जनता के हित के अंदर हम अपने उन गुणों को विकसित करके सही लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रत्येक गुरुवार को इस तरह से नित नई कहानियां यदि आप सुनना चाहते हो तो आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक का बटन दबाने में क्या लगता है दोस्तों, जरूर लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे सैकड़ों कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है, और ये सिलसिला भी जैसे प्रेरणास्पद कथाएं में चल रहा है, प्रतिदिन की एक कहानी उस YouTube चैनल पे चलती है, इसी तरह से प्रत्येक गुरुवार को ठीक 9 बजे मैं आपके सामने लाइव होकर नित नई कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर छोटा सा कमेंट यदि आपने डाल दिया ना दोस्तों, तो वाह, मजा आ जाएगा। मुझे उत्साह मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। आपका एक कमेंट मुझे कुछ ना कुछ नया परोसने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।